लोग कैसे हैं आप सभी। माफ़ करना यार, अभी कुछ हो रहा है, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उस समय बाद कंटिन्यू हो जाएंगे वीडियो। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा जाकर ज़रूर देखें, वरना ये एपिसोड को समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपीरियल पास के बाहर हमें दिखाया जाता है एक सीधी लाइन में कई फिगर्स खड़े थे। उनका साइज नॉर्मल था, लेकिन उनकी प्रेशर और प्रेजेंस ऐसी थी जैसे एक एक करके ग्रेट माउंटेन्स खड़े हो गए हों। उनकी बॉडी से निकलती पावर इतनी हैवी थी कि आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग हिल से स्लॉटर करते हुए यहाँ तक आए हों, अपने साइकिल्स तोड़कर फिर से मॉर्टल वर्ल्ड में अपीयर हुआ। मतलब वही इमोटल से मॉर्टल बन गए हो ऐसा। ठीक है, ये कोई नॉर्मल फाइटर्स नहीं थे, ये डेमोनिक गॉड्स जैसे वॉरियर्स थे। हर एक किलिंग इंटेंट से हेवन तक पहुंच रहा था। सिटी वॉल के नीचे एक यंगस्टर आगे बढ़ता है। वो अपनी हेवनली स्पीयर उठाता है और सीधे सीहाव की तरफ पॉइंट करता है। यंगस्टर कहता है, बाहर आओ और फाइट करो, आज तुम्हारा हेड यही गिरने वाला है। ग्रेट डेजर्ट फैला हुआ था, एंड नजर नहीं आ रहा था। हेवन एबिस को क्रॉस करके आए ये लोग यही खड़े थे, और सिर्फ खड़े होने से नहीं, इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो रहा था। तो खड़े होने से ही इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो रहा था। ठीक है, ये क्लियर था। हेवन एबिस अनडाइंग बींग को रोकता है, लेकिन मॉर्टल दाव के टॉप एक्सपर्ट्स को नहीं रोक सकता। सीहाव हल्की सी हंसी हंसता है। उसका हंसी के पीछे प्योर किलिंग इंटेंट छुपी हुई थी। सीहाव अपने आप से पूछता है, जिस एनलेन के सामने खड़े होने से दुनिया कांप जाती है, उससे टकरा चुका हूँ, तो ये मुझे रोकने आए हैं। सिटी वॉल पर कुछ लोग चुप हो जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि वॉर कंटिन्यू हो। सबको लग रहा था शायद कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की पीस मिल जाए, लेकिन सामने खड़े लोगों की क्रूएल्टी और पावर आंखों के सामने थी। ये कोई इल्यूजन नहीं था। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम लोग हमें डरा नहीं सकते, लेकिन सच्चाई ये थी, एनिमी साइड का सबसे कमज़ोर क्रिएचर भी सेल्फ रिलीज रेलम में था, और बाकी सुप्रीम बींग मॉर्टल दाव के पीक पर थे। इंपीरियल पास के पास कितने सुप्रीम बींग बचे थे पता नहीं। ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। तब मिंग तियानजेंग बोलता है, जब तक कोई ब्लड का प्राइस नहीं चुकाता, कोई अनडाइंग बींग यहाँ स्टेप नहीं रख सकता। आजिन ताइजून पूछती है, और अगर वह प्राइस चुका दे तो? मिंग तियानजेन शांत आवाज में कहता है, तो मैं उसे यही किल कर दूंगा। ये सुनते ही सिटी वॉल पर खड़े लोगों के अंदर ब्लड बॉईल करने लगता है। डर के साथ साथ एक डिटर्मिनेशन भी उभर कर आती है। नीचे एनिमी साइड का एक सुप्रीम बींग आगे बढ़ता है। यार क्या बढ़ रहा हूँ, मुझे बात थोड़ा सा नहीं ये लग रहा है। ठीक है, उसके ग्रीन गोल्ड आर्मर से डेंजरस ऑरा निकल रही थी। उसका फोरहेड पर दाव पैटर्न्स ग्लो कर रहे थे। उस सुप्रीम बींग के पीछे एक हेवनली हैंड एंड अर्थ पाउच हवा में फ्लोट कर रहा था। ये वही इमॉर्टल दाव वेपन था जो कभी 9 हेवंस का था और अब एनिमी का किलिंग वेपन बन चुका था। ये वेपन हेवनली एबिस के से सप्रेस नहीं होता था। सिटी वॉल पर खड़े लोग समझ जाते हैं, अगर इस वेपन का यूज हुआ तो इंपीरियल पास सच में टूट सकता है। एनिमी साइड का एक और सुप्रीम बींग बोलता है, सिटी टूटने के बाद यहाँ सिर्फ किलिंग होगी। इसी वक्त मिंग तियानजेंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, कौन मेरे साथ बाहर आकर फाइट करेगा? एक पल के लिए सब कुछ साइलेंट हो जाता है। फिर सीहाव आगे बढ़ता है। सीहाव कहता है, मैं जाऊंगा। लोग हैरान हो जाते हैं। वो जानते थे सीहाव ने एनलेन को रोका था, लेकिन अब वो ब्लड ड्रॉप पावर खत्म हो चुकी थी। फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। एक एक करके लोग आगे आते हैं। इमोर्टल वैंग, हिडन सुप्रीम बींग्स और फिर जीन ताइजून भी। बैटल अनअवॉइडेबल हो चुकी थी। इसी वक्त एनिमी साइड का यंगस्टर भी आगे बढ़ता है। ये वही मोमेंट था जहाँ से एम्परर क्लैंस का मतलब समझ आता था। एम्परर क्लैन का मतलब होता है, ये वो क्लैंस थे जिनके एंसेस्टर्स अनडाइंग किंग रहे थे। इनके पास इंसर्ट ब्लड लाइन, सीक्रेट मेथड्स और अनमैच्ड बैकिंग थी। इसी कॉन्फिडेंस के साथ ही ये यंगस्टर्स चैलेंज कर रहे थे। एनिमी साइड का यंगस्टर बोलता है, तुम लोग यहाँ मरने आए हो? सीहाव आगे बढ़कर बोलता है, जो मुझे किल करना चाहते हैं उनकी गर्दन टूट चुकी है कब से।
खुद चल कर आ रहे हो, तुम यहाँ पर और मरने के लिए? फिर भी मतलब हाँ यही वही ना, जो मुझे मारने आए थे मर चुके हैं और तुम भी यहीं आ रहे हो मरने के लिए। इस सेंटेंस के साथ ही इंपीरियल पास के बाहर का बैटलफील्ड फाइनल वॉर के लिए रेडी हो जाता है। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एरा का एंड होने का सिग्नल था। इस तरह हमें बताया जाता है इंपीरियल पास के बाहर जैसे ही और लोग निकल कर आए, दूसरी तरफ के लोग सीरियस नहीं हुए। मतलब इंपीरियल पास के लोग जब सामने आए लड़ने के लिए, तब उल्टा कुछ यंग एक्सपर्ट्स की आंखों में एक अजीब सी ब्राइटनेस चमक उठी, बिल्कुल वैसे जैसे भूखे भेड़िए जो अचानक शिकार दिख जाए तो करते हैं वैसे। उनकी नज़र सीधे इंपीरियल पास से निकल कर आए लोगों पर थी। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये इन्वेशन थी, जांच थी, और एक ऐसी एक्साइटमेंट जो सिर्फ स्लॉटर से पहले आती है। जितने ज़्यादा लोग इंपीरियल पास से बाहर आए, उतना ही दूसरी तरफ के लोग और खुश होते गए। उनके लिए ये परफेक्ट चांस था। अगर आज यहाँ इंपीरियल पास के सुप्रीम बींग्स और इलाइट्स ख़त्म हो गए तो 9 हेवन खुद ही डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर चला जाएगा। एक एल्डर बोलता है, उसकी आवाज़ ठंडी और कोल्ड थी। पहले सुप्रीम बींग्स को किल करो, उसके बाद इन छोटे लोगों को पनिश करना। उसकी नज़र में यंगर जनरेशन की कोई वैल्यू नहीं थी। उसके लिए सिर्फ मेंग तियानजेंग जैसे लोग इम्पोर्टेंट थे। उन्हें गिरा दिया तो रिजल्ट तय था। फिर एक और आवाज़ आती है, इस बार ज़्यादा एरोगेंट नहीं, पहले स्मॉल फिश से शुरू करते हैं। यंगर जनरेशन खुद आगे आना चाहती है। इंपीरियल पास के सब सो कॉल्ड हेवनली डिफाइन जीनियसेस को यही ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है। ये बोलने वाला एक यंगस्टर था, वही जो पहले सिटी वॉल्व को नीचे से देख रहा था, वही जिसने हेवनली स्पीयर उठाकर सीधे सिहाव की तरफ पॉइंट किया था। उसके ब्लैक हेयर्स हवा में लहरा रहे थे, आंखों से कोल्ड लाइट निकल रही थी। वो एम्परर क्लैन से था, सेल्फ रिलीज रेलम के एक्सपर्ट, और यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीज़न था, सिहाव को किल करना। उसके बाद एक मिडल एज्ड मैन बोलता है। उसकी बॉडी मजबूत थी और अब भयानक था, जैसे एक चलती फिरती माउंटेन हो। वो कहता है, मुझे पहले जाने दो। इंपीरियल पास के लीडर्स को ख़त्म कर देता हूँ। उन्हें जिंदा छोड़ना इरिटेटेड करता है। सुप्रीम बींग चुप रहते हैं। उन्हें लगता है जैसे बोलने दो, लिखने दो। मतलब वो बोल रहे हैं तो बोलने दो, दिख रहे हैं तो दिखाने दो, ऐसा है ठीक है। इंपीरियल पास के लोग गुस्से में कांप उठते हैं। इतनी एरोगेंस, इतना नीचे देखना। मेंग तियानजेंग गहरी सांस लेता है। उसका दिमाग उसके सामने बिल्कुल साफ है। उसके सामने सच बिल्कुल साफ था। लोग निकले ज़रूर हैं। अगर फुल बैटल हुई तो नुकसान भयंकर होगा। वही तो मतलब लोग आए हैं, लेकिन पावर लेवल गया बहुत ज़्यादा ठीक है। वो चाहता है कि मिडल और यंगर जनरेशन पीछे हट जाए, पर कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं तो जो डेथ से नहीं डरते। एक लीडर आगे बढ़ता है, उसके कदम भारी हैं पर इरादा और भी भारी। सीधा उसकी आंखों में देखता है। ये जीतने नहीं आया, ये प्रवोक करने आया है। लीडर बोलता है, मैं सिर्फ फाइट करना चाहता हूँ, चाहे मैच ना भी हूँ, फिर भी लड़ूंगा। इंपीरियल पास झुकेगा नहीं, हम एंड तक फाइट करेंगे। मतलब यही ना ठीक है, यानी कि फाइट को उकसावा देने के लिए आया है। जहाँ तक लग रहा है ये जीन और वांग फैमिली से है। शहर के अंदर पूरी तरह खामोशी छा जाती है। सब समझ जाते हैं ये आदमी अपनी जान से बाकी सबको जगाने आया है। दूसरी तरफ जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। मजाक, घमंड, निर्दयता सब। मिडल एज्ड मैन बोलता है, पागल हो क्या? 5 पंचेस में तुम्हें मिट्टी बना दूंगा। लीडर शांत रहता है। उसकी आवाज़ धीमी पर सख्त होती है। वो कहता है, इंपीरियल पास पर कदम रखने के लिए तुम्हें हमारी लाशें पार करनी होंगी। और अगले ही मोमेंट वो लीडर अटैक करता है। वो अपनी लाइफ फोर्स चला देता है। बॉडी से डिवाइन लाइट फूट पड़ती है। पूरा डेजर्ट चमक उठता है। पर सामने वाला ज़्यादा स्ट्रांग था। पहले ही क्लास में लीडर का आर्म क्रैक हो जाता है, ब्लड मुंह से निकलता है। वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। और फिर एक डिसेसिव पंच, प्रोटेक्टिव लाइट टूट जाती है उसकी। फिस्ट सीधे बॉडी के पार निकल जाती है। लीडर वही ख़त्म हो जाता है। उसका हेड अलग कर दिया जाता है। बॉडी ब्लड मिस्ट में बदल जाती है। मिडल एज्ड मैन हंसकर बोलता है, मैंने पहले ही कहा था, तुम जैसे लोग सिर्फ
मरने आते हो। इंपीरियल पास के लोग देख नहीं पाते। गुस्सा, दर्द, शौक सब थे उनके दिमाग में, सब एक साथ फूट पड़ता है। इसी मोमेंट से हवा आगे बढ़ता है। उसकी आवाज़ शांत थी पर अंदर तूफान मचा हुआ था। अब बस तुम्हारा टाइम यही खत्म हुआ, उसने कहा। वो स्वॉर्ड को उठाता है। स्वॉर्ड एनर्जी स्काई को काट देती है। मिडल एज्ड मैन का चेहरा पहला रंग छोड़ देता है। हाँ? चेहरा पहला रंग छोड़ देता है, मतलब वही कुछ हो जाता है, ठीक है। उसने पावर गैप महसूस कर लिया था, पर देर हो चुकी थी। सी हाउ की स्ट्राइक सिंपल थी पर उसमें पूरा एरा समाया हुआ था। स्वॉर्ड एनर्जी माउंटेन से भी भारी थी। वो आदमी उसमें समा गया। नेक्स्ट ऑफ मोमेंट सिर्फ ब्लड और खाली जगह बची थी। एक स्वॉर्ड सेल्फ रिलीज रेलम एक्सपर्ट मर चुका था सिर्फ एक स्ट्राइक में, और पूरा बैटल फील्ड फ्रीज हो गया। सी हाउ बोलता है, जो भी मुझे मारना चाहता है आ गया। इंपीरियल पास के अंदर से एक रोर उठता है। इस बार दर्द का नहीं, रिलीज का। बैटल अब शुरू हो चुकी थी और ये सिर्फ शुरुआत थी। हमें दिखाया जाता है बैटल फील्ड का प्रेशर थमा ही था किया। अचानक एंशिएंट लैंड के नीचे से मूवमेंट महसूस होती है। ज़मीन के अंदर से एक ब्लैक गोल्ड कैरियर इमर्ज करता है। ज़मीन के अंदर से एक ब्लैक गोल्ड वॉर कैरियर इमर्ज करता है। वो सीधे ऊपर आता है जैसे ज़मीन टाइम खुद फट कर रास्ता दे रहा हूँ। उस वॉर कैरियर पर मेन और वुमेन बैठे होते हैं, सब एक्सट्रीमली यंग। सबके फिगर से एक अजीब सी ठंडी पावर निकल रही होती है। ये थे अनडेड नाइट्स। ब्यूरियल अर्थ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। ये लोग एक एंशिएंट ब्यूरियल वेन फॉलो करते हुए आए थे, और जैसे ही उनका अपीयरेंस होता है, इंपीरियल पास के सामने का पूरा बैटलफील्ड एक नए वेरिएबल से भर जाता है। एक यंगस्टर बोलता है, उसकी आवाज़ शांत होती है पर गहरी होती है। वो कहता है, गलत मत समझना, हम सिर्फ देखने आए हैं। इतने लंबे टाइम के बाद जागे हैं तो देखना चाहते हैं कि प्रेजेंट एरा के हीरोज कितने स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये एक साइलेंट प्रेशर था। कोई भी रिलैक्स करने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ के लोग जो अब तक खुद को हेवन के ऊपर समझ रहे थे, अब थोड़ा पीछे हो जाते हैं। उन्हें याद था कुछ टाइम पहले अनडाइंग किंग्स खुद ब्यूरियल अर्थ गए थे। जब वो वापस आए, उनके एक्सप्रेशन पहली बार सीरियस थे। अनडाइंग किंग्स जो एरा को ऊपर से देखते हैं, जिनके लिए प्राइड्स ऑफ हेवन सिर्फ वेव्स होते हैं, अगर उन्होंने ब्यूरियल अर्थ को इम्पोर्टेंस दी तो इसका मतलब सीधा था, ये लोग नॉर्मल नहीं थे। एक आवाज़ आती है, हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तुम लोग कंटिन्यू करो। सी हाउ ये देख रहा था, और इसी मोमेंट उसकी नज़र फेमिलियर फिगर्स पर पड़ती है। सेंजेंग और सेनमी, वो दोनों अनडेड नाइट्स के साथ होते हैं। अब तक चुप। सेनमिंग हल्की सी स्माइल के साथ बोलते हैं, हम ब्यूरियल किंग्स के ऑर्डर पर आए हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करने। ब्लैक कोल्ड वॉर कैरियर पर टाइम के निशान साफ दिखते हैं। क्रैक्स फेडेड हो चुके थे। सरफेस अंदर डार्कनेस इमॉर्टल गोल्ड के होने के बाद भी वो कोरोजन से भरा हुआ था। मतलब ऐसा है, ठीक। ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं थी, पर इस पर ग्रेट दाग के ट्रेसेस इनकार्व्ड थे, मतलब कुरेदे गए थे, ठीक है, उस पर लिखे हुए थे। एक सुप्रीम बींग बोलता है, इंपीरियल पास तोड़ने के बाद इस वर्ल्ड को साथ रोम करेंगे मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सुनकर कई लोग शॉक में आ जाते हैं। सी हाउ के माइंड में एक थॉट अपीयर होता है, एनलेन और सूट वो जो अब ब्यूरियल अर्थ गए थे, क्या उन्होंने कोई सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज़ किया था? पर सोचने का टाइम नहीं था। एम्परर क्लैंस का यंगस्टर बोलता है, ब्यूरियल अर्थ के फ्रेंड्स, आपसे मिलकर खुशी हुई। एक फीमेल अनडेड नाइट कामली रिप्लाई करती है, तुम लोग कंटिन्यू करो, हमें इग्नोर करो। और इसी मोमेंट हेवनली स्पीयर पकड़ने वाला एम्परर क्लैन यंगस्टर्स ऑर्डर देता है, अभी तक किल क्यों नहीं किया? बस डॉग्स और चिकन्स हैं, टाइम वेस्ट मत करो। इन इंसल्ट पर इंपीरियल पास का ब्लड उबलने लगता है। तब एक सिल्वर बैटल क्लोथ्स पहना हुआ यंगस्टर आगे बढ़ता है। उसका चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, जैसे ये फाइट उसके लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट हो। वो सीधे जिन जैंग की तरफ पॉइंट करता है, ये कौन सा नेमलेस पर्सन है? चल तू पहले आ। जिन जैंग कोल्ड वॉइस में बोलता है, मेरा नाम जिन जैन है। उसके अंदर गुस्सा फटने को तैयार होता है। वो यहाँ अपना नाम बनाने आया था। वो नहीं चाहता था कि सिर्फ सी हाउ ही ग्लोरी ले जाए, मतलब वो भी बहती गंगा में भी हाथ धो लो, ऐसा आया था, ठीक है। उसने खुद को पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनाया था। उसने बिलीव किया था आज वो इंपीरियल पास के सामने वर्ल्ड हिला देगा। सिल्वर रोब्ड यंगस्टर स्नीर करता है और कहता है,
नाम जानना ज़रूरी नहीं, तू बस एक डेड पर्सन है। ये वर्ड्स जिन जैंग के लिए सीधे ह्यूमिलिएशन थे। जिन जैंग रोर करता है और अटैक करता है। वो अपनी क्लाइंट की ग्रेट डिवाइन एबिलिटी यूज़ करता है। उसके पाम स्ट्राइक हंड्रेड्स ऑफ सिंबल लाइट्स क्रिएट करते हैं। ज़मीन कांप जाती है, नेचुरल लॉस अपीयर होते हैं। ये था जिन जैंग का पीक पावर। पर सिल्वर रोब्ड यंगस्टर कैजुअली हाथ उठाता है। एक ब्लेड इम्प्रिंट फॉर्म होती है, वॉइड कट जाता है। जिन जैंग का अटैक डिसअपियर हो जाता है। बैक से आवाज़ आती है, ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, इसके बॉडी में एम्परर क्लैन का ब्लड है। एम्परर ब्लड चाहे डिल्यूट हो फिर भी टेरिफाइंग होता है। मतलब वही यार, थोड़ा सा वो हो, प्योर ना हो फिर भी पावरफुल होता है, ऐसा है, ठीक है। जिन जैंग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसके लिए ये और ज़्यादा इंसल्ट होती है। वो फिर से रोर करता है। उसके फोरहेड से मिस्टीरियस पैटर्न्स अपीयर होते हैं। एक हॉर्न निकल आता है, हॉर्न सिंग, ठीक है। ये उसका ट्रू फॉर्म था। नेचुरल लॉस का डोमेन बनता है। सिल्वर रोब्ड यंगस्टर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। इंपीरियल पास के लोग चीयर करते हैं, पर नेक्स्ट ऑफ मोमेंट सिल्वर रोब्ड यंगस्टर्स की बॉडी चमक उठती है। एम्परल ब्लड इग्नाइट होता है। वो एक ही झटके में डोमेन तोड़ देता है। वो जिन जैंग पर टूट पड़ता है। फाइट्स लाइटनिंग जैसे गिरते हैं। फीस्ट, ठीक है, फीस्ट 30 से थोड़े ज़्यादा मूव्स के बाद जिन जैंग हवा में उछल जाता है। ब्लड मुंह से भर जाता है, मुंह से खून थूकता है वो अपने। सिल्वर रोब्ड यंगस्टर बोलता है, कितने कमज़ोर हो। वो आगे बढ़ता है एक फाइनल स्टॉर्म के लिए। उसका फुट जिन जैंग की चेस्ट पर पड़ता है। बोन्स टूटने की आवाज़ निकलती है। बॉडी ग्राउंड में धंस जाती है। वो नीचे देख कर बोलता है, इंपीरियल पास के हीरोज सिर्फ डॉग्स और चिकन्स हैं। ब्लड ज़मीन पर फैल जाता है। बैक में साइलेंस छा जाती है। लोग कंपेयर करते हैं और फिर उनके दिमाग में एक ही नाम आता है, हुआंग सिहाओ। यही मोमेंट था जब सब समझ जाते हैं, इस एरा में असली डिफरेंस सिर्फ टैलेंट का नहीं, डेस्टिनी का होता है। इधर जिन जैंग हार चुका था। इस बैटल में कोई सस्पेंस था ही नहीं। सिल्वर रोब्ड यंगस्टर ने जिन जान को बिल्कुल इजीली डिफीट कर दिया था। उसके पैर जिन जान की बॉडी पर थे और वो नीचे देखकर स्नीर करता है। सिल्वर रोब्ड यंगस्टर कहता है, कितने कमज़ोर हो, तुम जैसे लोग चैलेंज करने लायक भी नहीं हो। इसीलिए 9 हेवंस 10 अर्थ बार बार स्लॉटर हुए। तुम लोग वैसे ही निकले जैसे हमेशा से थे। ये सिर्फ जिन जैंग का इंसल्ट नहीं था, ये इंपीरियल पास के हर पर्सन का इंसल्ट था। पीछे खड़ी जिन ताइजून का चेहरा डार्क हो गया। ये जिन फैमिली के यंगर जनरेशन का लीडर था और आज सबके सामने ऐसे क्रश्ड हो रहा था। उसके लिए यह सिर्फ डिफीट नहीं थी, ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। वांग जी चुप नहीं रह पाई। उसकी आंखों में कॉन्फ्लिक्ट था। वो जिन ताइजून की तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो, आप कुछ करोगे या उसे यही मरने दोगी। जिन जैंग एक टाइम पर जनरेशन का हेवन वॉपिंग पर्सन माना जाता था और आज किसी के पैरों के नीचे ऐसे पड़ा था। अगर यह सीन यही ख़त्म होता तो जिन जैंग का नाम एरस तक मजाक बन जाता। आखिरकार जिन ताइजून बोलती है, उसे छोड़ दो। तभी दूसरी फाइट का एक सुप्रीम बींग आगे आता है और कहता है, उसके रास्ता रोक लेता है, मतलब उसका रास्ता रोक लेता है, उसे कोई एक्शन लेने नहीं देता, ठीक है। वो हंसता है। इस पल सिहाओ समझ जाता है जिन फैमिली कंक्लूजन नहीं कर रही, वो सच में जिन जैंग को बचाना चाहते हैं। कंक्लूजन मतलब वही, ठीक है, यानी कि परवाह नहीं करी, बस बचाना है उसको, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। सिल्वर रोब्ड यंगस्टर कहता है, सिर्फ तुम बोल दो और मैं छोड़ दूँ। इस तरह के ट्रैश को जिंदा रहने का क्या फ़ायदा। वो बोन ब्लेड निकालता है। ब्लेड की एज से कोल्ड किलिंग इंटेंट निकलती है। ब्लेड सीधे जिन जैंग की ब्रोस के बीच एम होता है। तब वांग जी चिल्लाती है, रुको। वो और कंट्रोल नहीं कर पाती। चाहे रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो, पर जिन जैंग को ऐसे मारते हुए देखना उसके लिए इम्पॉसिबल था। पॉसिबल नहीं था, वही इम्पॉसिबल था, ठीक। सिल्वर रोब्ड यंगस्टर जोर से हंसता है। वो वांग जी से कहता है, अगर इसे बचाना है तो मेरे साथ दूसरी साइड आ जाओ। इस वीक पर्सन के साथ रहकर तुम अपनी वैल्यू वेस्ट कर रहे हो। ये लाइन इंपीरियल पास के हर पर्सन के लिए पॉइजन थी। और तब एक आवाज़ बैटल फील्ड को काट देती है। सिहाओ बोलता है, सोल्जर्स को किल किया जा सकता है लेकिन सेम नहीं। ये आवाज़ दूर से आई थी पर इम्पैक्ट लाइटनिंग की तरह था। सिल्वर रोब्ड यंगस्टर का एक्सप्रेशन बदल जाता है। जिन जैंग को नीचा समझता था, वांग जी का मजाक उड़ा सकता था, लेकिन हुआंग को नहीं। हुआंग था। उसने सुना था कि सिहाओ ने ची मेंग होंग जैसे एम्परर क्लैन डिसेंडेंट को डिफीट किया था, उसका पैर तोड़ दिया था और उसके फ्लेश को रोस्ट करके खाया था। ये इमेजिनेशन ही काफ़ी
थी डर महसूस करने के लिए। फिर ईगो बोल पड़ता है, वो सिल्वर रोब्ड यंगस्टर बोलता है, हुआंग ये मेरी किलिंग का रिजल्ट है, तुम इंटरफेयर मत करो। और ब्लेड आगे बढ़ती है, तभी डिवाइन तालिस्मान एक्टिवेट होता है, लाइटनिंग एक्सप्लोड होती है, स्पेस डिस्टॉर्ट होता है, जिन जैंग डिसअपियर हो जाता है। वो जिंदा था लेकिन सीरियसली इंजर्ड था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मतलब वही उसका जो प्रोटेक्टिव वो आर्मर दिया था ना उसने, मतलब जिन फैमिली ने, उसी ने उसको बचा लिया, ठीक है। लेकिन इंजर्ड हो गया है भाई, वो फट चुकी है उसकी, अब आगे से आज तक उसका रोल हटा दिया जाए, ऐसा था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 10 क्राउन किंग बोलता है, इसे मुझे मारने दो। फिर शांत आवाज़ में कहता है, पहले मैं जाऊंगा। तब दूसरी फाइट से हेवनली स्पीयर वाला यंगस्टर बोलता है, हुआंग जो तुम्हें मारेगा वो मैं हूँगा, मतलब मैं ही तुम्हें मारूंगा, ऐसा था, ठीक है। फी हाउ सीधे सिल्वर रोब यंगस्टर की तरफ पॉइंट करता है और फी हाउ कहता है, तुम्हारा टाइम अभी आएगा, पहले ये मरेगा। 10 क्राउन किंग और एक्साइल्ड इमोर्टल आगे बढ़ते हैं, उनकी किलिंग इंटेंट क्लियर थी। सिल्वर रोब यंगस्टर का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। तब बैटलफील्ड और फाइट शुरू हो जाती है। 10 क्राउन किंग ट्रू ड्रैगन टेक्निक यूज़ करता है, एक एम्परर क्लैन वॉरियर क्रस्ट हो जाता है, मतलब शॉर्ट में बताया जा रहा है, ठीक है, कि कौन कौन मरता है, ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक्साइल्ड इमोर्टल अपनी फिनिक्स विंग्स रिवील करता है, ब्लेड फ्लैश होती है, एक और हेड गिरता है, इंपीरियल पास चीयर्स गूंज उठती है इंपीरियल पास में। तब फी हाउ बोलता है ऑलमोस्ट कैजुअली टोन में, मैं भी एक मार लेता हूँ। सिल्वर रॉब्ड यंगस्टर गुस्से में रोर करता है और आगे चार्ज करता है। फी हाउ मूव नहीं करता, सिर्फ एक हाथ उठाता है। कून पेंग क्लॉ अपीयर होती है, स्काई और लैंड दोनों कवर हो जाते हैं, स्पेस क्रश होने लगती है। सिल्वर रोब्ड यंगस्टर भागने की कोशिश करता है पर क्लॉ शैडो की तरह फॉलो करती है, हाथ बैंड होता है, बोन्स टूटने की आवाज़ आती है, मुंह से ब्लड निकलता है। फी हाउ शांत आवाज़ में कहता है, कितने कमज़ोर हूँ, मतलब शॉर्ट में हो रहा है, ठीक है भाई, यानी कि डोमिनेंस दिखाया जा रहा है इन लोगों का, ऐसा है। वही डोमिनेंस नहीं दिखाया जा रहा है सी हाउ ये लोगों का, ठीक है, कि एक एक अटैक में एक एक को मार रहे हैं, ऐसा। और फिर वो बॉडी को ज़मीन पर पटक देता है, पैर रखता है, किलिंग कंप्लीट हुई कहता है, बैटलफील्ड फन रह जाता है। तब दूसरी फाइट से आवाज़ आती है, हेवनली स्पीयर वाला कहता है, हुआंग जिंदा हो अभी तक। और साथ ही ची मेंग होंग आगे बढ़ता है और फी हाउ सबकी तरफ देख कर कहता है, एक एक करके आना चाहते हो ये, या सब साथ में आओगे। और देखते हैं क्या होगा आगे अब, ठीक है, मतलब वही प्रवोक कर रहा है पूरी तरफ से, याद है ना, इसी का मतलब शायद तक पैर वार काट के रखा था इसने, ची मेंग होंग का ही तो काटा था शायद तक, है ना, ले हाँ उसी का तो काट के रखा था यार, याद है कि नहीं, किसी को बताओ। हमें दिखाया जाता है इंपीरियल पास पर ची मेंग होंग वर्सेस सी हाउ। हा दूसरी साइड से तेज हंसी की आवाज़ गूंजती है, इतनी शार्प, इतनी वायलेंट, जैसे मेटल और स्टोन आपस में टकरा कर टूट रहे हो। इस हंसी में इतनी पावर थी कि अगर यहाँ नॉर्मल कल्टिवेटर होते तो उनकी बॉडी वही फट जाती। हवा काँप रही थी, बोन्स तक प्रेशर पहुंच रहा था, महसूस हो रहा था। ये हंसी सिर्फ आवाज़ नहीं थी, ये हॉस्टिलिटी थी। फिर एक फिगर आगे बढ़ता है, वो स्कारलेट आर्मर पहने हुआ था, उसका फिगर लंबा सीधा चौड़ा था, ठीक है, चेहरा हैंडसम था, लेकिन उसमें सिनिस्टर शार्पनेस थी। जब वो चलता है तो उसके बॉडी के आसपास नेचुरल लॉस की चेन्स अपीयर होती हैं। ये चेन्स फिनिक्स फेदर्स जैसे लग रही थी, ब्राइट, गॉर्जियस और डेंजरस। वो वॉइड पर चल रहा था, जहाँ से गुजरता वहाँ स्पेस ब्लर हो जाती, स्काई डोम तक हिलने लगती। ये कोई ऑर्डिनरी वॉरियर नहीं था, ये था ची मेंग होंग। भाई इसकी तो एक टांग खाया है सी हाउ ने यार, अब क्या बोलूँ मैं, इसको इतना बिल्डअप दे रहा है, एक रैप्टे में मारेगा सी हाउ, बता रहा हूँ, ठीक है। ये एम्परर क्लैन का वॉरियर था, सीधी बात, ठीक है, डिसेंडेंट था वगैरह वगैरह सब है उसके। और सी हाउ का गरज सिर्फ इस लाइफ का नहीं था। पिछली बार द कॉम्प्रिहेंशन टी लीव्स के लिए जो बैटल हुई थी वो वर्ल्ड शेकिंग थी। उस बैटल में सी हाउ ने ची मेंग होंग को डिफीट किया था और उसका पैर काट दिया था और सबके सामने उसे रोस्ट करके फूड की तरह खाया था। स्कारलेट किंग का डिसेंडेंट फूड बन गया था। ये ह्यूमिलिएशन ची मेंग होंग की हड्डियों तक घुस चुकी थी, लेकिन वो मरा नहीं था। एम्परर क्लैन के पास हेवन डिफाइंग ट्रेजर होते हैं, उसकी बॉडी रिबिल्ड हुई थी, उसकी पावर रिबॉर्न हुई थी, यानी बढ़ी थी थोड़ी बहुत, ठीक है। और अब वो रिवेंज के लिए आया था। ची मेंग होंग बोलता है, हुआंग हर मिनट हर सेकंड में सोचता रहा कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो वो मोमेंट कैसा होगा। उसकी आंखों में मल्टी कलर्ड लाइट चमक रही थी, उसकी पूरी बॉडी एक इमॉर्टल कोर जैसे ग्लो कर रहा था, लॉन्ग ब्लैक हेयर्स हवा में लहरा रहे थे। वो एक वॉर गॉड की तरह लग रहा था। ऑर्डर्स की चेन ऑफ ऑर्डर्स से घिरा हुआ था। सी हाउ सीधा जवाब देता है, तुम फूड बनोगे, सीधे बात, कोई बकवास नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। ये क्लियर था, सी हाउ एक एम्परर क्लैन डिसेंडेंट को किल करने वाला था।
ची मेंगहोंग ठंडी हंसी हंसता है। उसके स्कारलेट आर्मर आपस में टकराकर आवाज़ करते हैं जैसे ड्रैगन स्केल्स हिल रही हो। ची मेंगहोंग कहता है, आज मैं अपनी बेइज्जती का रिजल्ट निकालूंगा, तुम्हारी सोल निकालूंगा, तुम्हारी बोन्स तोड़ूंगा। फिर उसकी आवाज़ और डार्क हो जाती है। ची मेंगहोंग बोलता है, और अगर इंपीरियल पास टूट गया तो मैं स्टोन क्लैन को भी इरेज कर दूंगा। ये लाइन लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। सी हाउ के लिए ये बॉटम लाइन क्रॉस हो चुकी थी। सी हाउ की बॉडी एकदम से एक्सप्लोड करती है पावर से। बेलफुल ऑरा हवा को चीर देता है और उसका पूरे बॉडी से एक ब्लेजिंग फर्नेस जैसा लगने लगता है। सी हाउ कहता है, तुम्हारी होप जीरो है, आज तुम यही मरोगे। और फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, किल। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये डिसीजन था। अगले ही सेकंड दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। फिस्ट और पाम क्लैश करते हैं। गोल्डन सैंड्स आसमान तक उड़ जाते हैं। सन तक ढक जाता है। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक लैंड हिल जाती है। स्काई क्रैक होती है। ब्लैक क्रैक स्पेस में फैल जाती हैं। इंपीरियल पास पर खड़े वॉरियर्स का दिल कांप जाता है। ये फाइट सेल्फ रिलीज रेलम की बाहर की लग रही थी। हाँ, सेल्फ रिलीज रेलम के बाद क्या आता है यार, पता नहीं, मैंने उस दिन बाद आया था, ठीक है। हाँ, मतलब सेल्फ रिलीज रियलम है ना, उसके बाद आता है सुप्रीम बिंग, शायद तक ऐसा था। सी हाउ महसूस करता है ची मेंगहोंग पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। ये कोई हैवी रिकवरी नहीं थी, नॉर्मल रिकवरी नहीं थी। ची मेंगहोंग ने स्कारलेट किंग के ब्लड पूल में रिबर्थ लिया था। वो पूल स्कारलेट किंग ने खुद अपने डिसेंडेंट्स के लिए छोड़ा था। उस ब्लड में सिर्फ एसेंस नहीं थी, प्योर किलिंग पावर थी। ची मेंगहोंग रोर करता है, वहाँ अपनी लाइफ दे दो। हाँ, हलवा है ना भड़वे, लाइफ दे दो, ऐसा बोल रहा है जैसे मतलब यही मार देगा, ठीक है। तभी उसकी बॉडी बदलने लगती है। ह्यूमन फिगर डिस्टॉर्ट होती है। वो एक ब्लड रेड फर्नेस में कन्वर्ट होने लगता है। ये था स्कारलेट किंग फर्नेस। लोगों के चेहरे शॉक में आ जाते हैं। स्कारलेट किंग ने कभी एक इमॉर्टल किंग को किल करके उसी फर्नेस में रिफाइन किया था। आज चेन मेंगहोंग वही सीक्रेट यूज़ कर रहा था। फ्लैश इनटू फर्नेस, मतलब अपनी बॉडी को फर्नेस बना देना, ठीक है, अपने मांस को। ऐसा था। फर्नेस के अंदर से एक क्रीचर अपीयर होता है, डैमेज्ड आर्मर पहने हुए, इमॉर्टल लेवल ऑरा के साथ। वो सी हाउ को खींचने की कोशिश करता है। सी हाउ रेजिस्ट करता है। स्काई टीयर होता है और फिर सी हाउ अपनी उंगली उठाता है। उंगली की टिप पर स्वॉर्ड लाइट अपीयर होती है। नेक्स्ट इंस्टेंट वो स्वॉर्ड लाइट फर्नेस को चीर देती है। मेटल जैसी बॉडी कट हो जाती है। ची मेंगहोंग चीखता है। सी हाउ हाथ उठाता है और स्वॉर्ड स्वीप करता है। वो जो फिगर फर्नेस के ऊपर खड़ा था उसका हेड कट हो जाता है। बैटलफील्ड बिल्कुल शांत हो चुकी थी। दूसरी फाइट से लोग चिल्लाते हैं, इम्पॉसिबल, ये कौन सी टेक्निक है। और ये सीन यही फ्रीज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड इतनी डेंजरस थी कि जैसे ही उसने मूव लिया पूरा बैटलफील्ड का प्रेशर बदल गया। सिर्फ फर्नेस ही नहीं, उस क्रेचर का हेड भी एक ही स्ट्राइक में कट हो गया। उस मोमेंट पर ब्रिलियंस इतनी इंटेंस थी कि कई लोगों की सोल तक कांप गई। ये सबके दिमाग में एक ही थॉट था, ये कौन सा आर्टिफैक्ट है। स्कारलेट किंग फर्नेस की ऑरा वाली वॉल जो इम्पेरिसिबल मानी जाती थी, जिसे सी हाउ का फिस्ट तक ब्रेक नहीं कर पाया था, उसे एक सिंगल ब्लेड ने कैसे कट कर दिया। इंपीरियल पास के एक पर्सन ने धीरे से कहा, जैसे सोचा था, ये हेवन को डिफाई करता है। सी हाउ के हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो ब्लड डायमंड जैसे ग्लो कर रही थी। रेड कॉलर की तरह साइन, कॉलर ठीक है, कलर नहीं, कॉलर मतलब उसके कोयले की तरह ऐसा था, ठीक है, साइन कर रही थी। स्ट्रक्चर रिफाइंड, ब्यूटी एक्सट्रीम लेवल पर, मगर डेंजरस उससे भी ज़्यादा थी। यही स्वॉर्ड थी जिसने स्कारलेट फर्नेस को पियर्स किया। जैसे ही हेड कट हुआ, ब्लड फूटा और ग्रेट दाव के साउंड गूंज उठे। ऐसा लगा जैसे स्काई का पिलर कोलैप्स हो गया हो, जैसे एक पूरा एरा दफन हो गया हो। बैटलफील्ड पर सब फ्रीज हो गए। लोगों की नज़र स्वॉर्ड से हटकर फर्नेस पर चली गई। ये नॉर्मल सीन नहीं था। एम्परर क्लैन के किसी यंगस्टर्स को मारने जैसा नहीं लग रहा था। ये तो ऐसा था जैसे कोई इमॉर्टल फॉल हो रहा हो। जब दूसरे फाइट से किसी ने कहा, इमॉर्टल किंग रिमेन्स, ये सुनते ही ब्लड ठंडा पड़ गया। इमॉर्टल किंग की बॉडी, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। ची मेंगहोंग कोई इमॉर्टल किंग के कॉप्स बैटल में कैसे ला सकता है। हाँ, ये क्या है, ठीक है। ची मेंगहोंग कोई कहता है सातक, हाँ ठीक है। अगर रियल इमॉर्टल बॉडी होती तो वर्ल्ड ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, मगर ऑरा थी, उसमें इमॉर्टल दाव का फील था। इसी वजह से स्काई क्रैक हो रही थी। ब्लैक
ब्लैक फिशर्स हज़ारों किलोमीटर तक स्प्रेड कर रही थी। तब क्रीचर्स ने एक्सप्लेन किया, ची मेंग होंग पहले अपने क्लैन का ब्लड पूल में गया था। वहाँ उसने बैप्टिज मिली, स्कारलेट किंग फर्नेस के साथ रेजोनेट किया और इमॉर्टल किंग फर्नेस के कुछ इम्प्रिंट्स हासिल कर लिए। मतलब वही था, ठीक है, बताया जा रहा है कि उसने ये कैसे लेकर आया। इसलिए जो फिगर दिखी वो ची मेंग होंग नहीं थी, उसके हेड कट नहीं हुआ था, वो सिर्फ फर्नेस के टफ मैनिफेस्ट हुई इमॉर्टल किंग की शैडो थी। वही टफ थ्रू, मतलब जो वो हुई थी ना, इमर्ज वही थी, वो कटा था। ची मेंग होंग भी जिंदा है, ठीक है, इतना क्या भाषण देना यार, ठीक है, वो बात है। ची मेंग होंग खुद फर्नेस बन चुका था। अगले ही मोमेंट फर्नेस की बॉडी कांप उठे, ब्लड का फ्लड निकल पड़ा, पूरा डेजर्ट स्कारलेट लाइट से में डूब गया। ये ची मेंग होंग की रियल फिगर थी। फ्लैश टर्न फर्नेस। ची मेंग होंग गुस्से में गरजा, हुआंग तूने मुझे एंकर कर दिया, अब मैं तुझे रिफाइन करूंगा, तू फर्नेस का स्लेव बनेगा। तो इतनी देर से क्या गेंद मार रहा था, समझ जाओ, ठीक है। फर्नेस क्लोज होने लगी, स्कारलेट लाइट हेवन तक स्प्रेड हो गई, इमॉर्टल दाव और हवा में फैल गई। एंडलेस फिगर फिर से खड़ी हो गई, इस बार और ज़्यादा डेंजरस। उसके हाथ में वेपन्स अपीयर हुए, शार्प, इंटिमिडिएटिंग, ठीक है। इंपीरियल पास की वॉल्स पर लोग फ्रीज हो गए, बॉडीज ठंडी पड़ गई। सब सोच रहे थे सिर्फ थोड़ी सी फर्नेस ऑरा के साथ ये इतनी फाइटिंग पावर कैसे निकल रही है। ये पावर मॉर्टल पीक से ऊपर की लग रही थी। ची मेंग होंग रोर करता है, हुआंग यही आ, फर्नेस का स्लेव बन जा। वो पागल है भाई जो वहाँ आकर फर्नेस का स्लेव बनेगा, पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग यार अपने आप को। फर्नेस के अंदर फिगर का हेड फिर से रिजनरेट होता है। जैसे ही उसकी आइस ओपन होती है, वर्ल्ड ट्रम्बल करती है और फिर वेपन सीहा ऊपर गिरता है। काओ युफेंग और बाकी सबके दिल रुक सा जाता है। ये सेम जनरेशन की फाइट नहीं लग रही थी, ये इमॉर्टल पावर बोरो करता था। मगर सी हाउ बिल्कुल काम था। सी हाउ कहता है सब इल्यूजन है, अगर रियल इमॉर्टल पावर होती तुम हेवन एबिस क्रॉस ही नहीं कर पाते, तुम सिर्फ पेपर टाइगर हो। उसके बाद सी हाउ मूव करता है, उसकी बॉडी साइन करती है, ऑर्डर के डिवाइन चेंज अपीयर होते हैं। वो ट्रू ड्रैगन जैसे विंग्स के साथ स्काई की तरफ बढ़ता है। सी हाउ पावर गैदर करता है, हर प्रीशियस टेक्निक एक्टिवेट करता है। स्कारलेट स्वॉर्ड वाइब्रेट करती है, दोनों में क्लैश होता है, स्पार्क्स हर तरफ फैल जाती है, हेवन एंड अर्थ हिल जाते हैं। वेपन रजिस्ट करता है लेकिन धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। ची मेंग होंग पैनिक में चिल्लाता है, इसका वेपन इमॉर्टल इम्प्रिंट से बना था, मतलब उसका वेपन इमॉर्टल इम्प्रिंट से बना था, फिर भी कट हो रहा था। ची मेंग होंग ऑर्डर देता है, स्कारलेट किंग फर्नेस स्लेव किल हिम, ठीक है, जो स्लेव था उसको ऑर्डर देता था कि मार दो उसे। ब्लड फर्नेस से निकलकर उस फिगर में एब्जॉर्ब होता है, और ज़्यादा डेंजरस होती जाती है। शायद तक ये वही ना उसी फिगर का ऑरा है, ठीक है, जिसे ना इसके एंसेस्टर ने मारा था, उसी था, ठीक है, स्कारलेट किंग ने मारा था, उसी के साथ तक वो है, मतलब उसका वो एक बच गया है। इधर लिटिल हॉर्न एंड घबरा कर चिल्लाता है, ये अनफेयर है। मिंग तियानजिंग कामली बोलता है, चिंता मत करो, ये सिर्फ ऑरा है, रियल इमॉर्टल पावर नहीं। सी हाउ अटैक करता है, स्वॉर्ड ब्लड स्क्रीन को कट करती है, राइट आर्म कट हो जाता है, फिर हेड, मतलब एक बार में राइट हैंड कट होता है, दूसरे बार में हेड कट होता है, ठीक है। सी हाउ कंटिन्यूसली एडवांस करता है, स्वॉर्ड इटर्निटी की तरह साइन करती है। अगले स्ट्राइक में पूरी बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाती है और फर्नेस में गिर जाती है। ची मेंग होंग सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, टेक्निक के रिबाउंड यानी कि बैकलेस उस पर पड़ता है। सी हाउ ठंडे टोन में कहता है, स्कारलेट किंग माउंटेन इमॉर्टल किंग को रिबर्थ फ्लेम बनाना चाहता था, यानी कि माउंटेन किंग को जिसने उसने वो उसको किया था ना, जिसको रिफाइन किया था, उसका नाम था माउंटेन किंग, ठीक है। पर कौन किसका यूज़ करेगा ये अभी डिसाइड होना बाकी है। ची मेंग होंग गुस्से में पूछता है, ये वेपन क्या है। सी हाउ जवाब देता है, इमॉर्टल किलिंग गुलेटिन। फर्नेस फिर कट होती है, ब्लड फूट पड़ता है। तब एम्परर क्लैन के और वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं। सी हाउ हंसते हुए कहता है, आज मैं टाइम बीस्ट को मारूंगा और फिर तुम सबको सब एक साथ आ जाओ, तुम सबको मतलब और सब एक साथ आ जाओ, ठीक है, ऐसे उसने चैलेंज कर दिया। पूरा बैटल फील्ड सन्न रह गया। तो इसी बैटल के साथ गाइस एपिसोड को कट करते हैं, और जो मैंने बोला है उसको गेंद की तरफ पड़ा हुआ है, यानी कि कॉपीराइट ना दे यार बस, ठीक है। चलिए कंटिन्यू रखते हैं, तब तक मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।